हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी 5वीं क्लास है और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं सवाल पर। आज का पहला सवाल है, पेशावर एक्सप्रेस अफसाना के खालिक कौन है? पेशावर एक्सप्रेस ये एक अफसाना है। ये किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क या मंटू या कृष्ण चंद्र या इस्मत चुगताई? तो इसका जवाब हो जाएगा कृष्ण चंद्र। किसने लिखा है? कृष्ण चंद्र ने एक अफसाना लिखा है पेशावर एक्सप्रेस के नाम से। इसके अलावा जो है प्रेमचंद का एक बहुत ही मशहूर और अफसाना है, उसका नाम है हम वहशी हैं। क्या नाम है उसका? हम वहशी हैं। इसके अलावा एक अफसाना है हम वैसी हैं। इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है फसादात। ठीक है। और भी जो है इनका एक बहुत ही मशहूर अफसाना है, उसका नाम है गालीचा। गालीचा। ठीक। तो ये गालीचा एक अफसाना हो गया। और इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है, पहला अफसानवी मजमुआ, उसका नाम है तिलिस्म ख़याल। क्या नाम है उसका? तिलिस्म ख़याल। और फिर उसके बाद दूसरा जो है, ये तो पहले नंबर पे हो गया तिलिस्म ख़याल, और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है नज़ारे। ठीक है। तो ये इनका अफसानवी मजमुआ है। समझ आ गया ना? तो कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र के बारे में और बात कर लें कि कृष्ण चंद्र ने जो है रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी थी सलमा सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की एक बेटी थी, उसका नाम था सलमा सिद्दीकी। कृष्ण चंद्र ने सलमा सिद्दीकी से शादी करने के लिए अपना नाम तब्दील कर लिया था और इन्होंने अपना नाम रख लिया था शहबाज। क्या नाम रख लिया था? शहबाज। तो शहबाज किसने नाम रख लिया था? कृष्ण चंद्र ने। ठीक है। किससे शादी करने के लिए? सलमा सिद्दीकी से शादी करने के लिए। और वो जो है सलमा सिद्दीकी रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी थी। क्लियर हो गया ना? तो ये चीज़ हो गई। तो हम वैसी हैं किसका है? हम वैसी हैं ये किसका है? कृष्ण चंद्र का। गालीचा किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का। तिलिस्म ख्याल किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? ये है कृष्ण चंद्र का। या कृष्ण चंद्र का दूसरा अफसानी मजमुआ नज़ारे, ये याद रहना चाहिए। किस अफसाना निगार ने सलमा सिद्दीकी से शादी करने के लिए उन्होंने अपना जो है मज़हब और नाम तब्दील कर लिया था? किसने? कृष्ण चंद्र ने। और रख लिया था शहबाज। समझ में आ गया ना? तो ये बात हो रही थी कृष्ण चंद्र के बारे में। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किस मशहूर अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए हैं? ये क्या है? अफसानवी मजमूए किसके हैं? मंटू, इस्मत, बेदी और कुरतुलैन हैदर। तो ये किसका है? बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी इनका है कोख जली, हाथ हमारे कलम हुए। इसके अलावा एक और लिखा है लंबी लड़की, बहुत ही मशहूर है वो। क्या? लंबी लड़की। भोला एक और लिखा है। इनका पहला अफसाना क्या है? भोला। पहला अफसाना भोला। ठीक है। तो ये भोला हो गया। और फिर एक बहुत ही मशहूर है गर्म कोट। गर्म कोट। फिर एक और लिखा है ग्रहण। ग्रहण में 2 किरदार हैं, बहुत ही मशहूर किरदार हैं और ये बहुत ही मशहूर है और पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। राहु और केतु। राहु और केतु। राहु और केतु इस अफसाने के किरदार हैं। ठीक है। राहु केतु जो है ग्रह होते हैं हिंदी में। ठीक है। तो ग्रहण तो उसी से मुतालिक उसको जोड़ करके याद कर सकते हैं। तो राहु केतु किस में हो गए? ग्रहण। इसके अलावा एक बहुत मशहूर जो कि आप पिछले ऑडियो में बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में, लाजवंती। क्या है? लाजवंती, जिसमें एक मगविया औरत की कहानी बयान होती है। एक अगवा की गई है औरत की कहानी बयान की जाती है। इसमें तक़सीम हिंद इसका मौजू होता है। सुंदरलाल, लाजवंती। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया। इसके अलावा एक और लिखा है अपने दुख मुझे दे दो। क्या है? अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो। इसमें इंदु और मदन किरदार हैं। ठीक है। इंदु और मदन किरदार हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया बेदी का अफसाना और अफसानी मजमुआ।
तो कोकयली किसका है? बेदी का। हाथ हमारे कलम हुए किसका है? बेदी का। भोला किसका पहला अफसानी मजमू है? बेदी का। गरम कोट किसका है? बेदी का। समझ आ गया ना। ग्रहण किसका है? ये भी बेदी का। और राहु और केतु किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये ग्रहण के। ठीक है। लाजवंती किसने लिखा है? बेदी ने लिखा है। इसका मौजू तक़सीम हिंद है। मगवी औरत की कहानी बयान की गई है और इसकी शुरुआत एक पंजाबी गीत से होती है, हथलाइयाँ कुमलाइयाँ लाजवंती दे बूटे, वो बस गई लेकिन उजड़ गई। ये किसकी इबारत है? ये लाजवंती की इबारत है। पिछले में इसको डिटेल से बताया गया, तो अगर जो लोग नए हैं वो पिछले वाले लेक्चर को सुन लेंगे तो आगे उनको जैसे जैसे आगे आएगा एकदम आसान होता सब चला जाएगा। ठीक। अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका है? अपने दुख मुझे दे दो, ये है राजेंद्र सिंह बेदी का और इसमें इंदु और मदन किरदार आए हुए हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए आते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। अन्नदाता, अन्न माने अनाज होता है, अन्य अनाज देने वाला। अन्नदाता, पूरे चांद की रात, शहजादा, ये सब किसके मशहूर अफसाने हैं? ये किसके हैं? ये हैं कृष्ण चंद्र के। ठीक है। किसके हैं? कृष्ण चंद्र के हैं। अन्नदाता, पूरे चाँद की रात। ठीक। ये तो आसान है और इसके बारे में बात पिछले में हो चुकी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कृष्ण चंद्र, अन्नदाता। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अमानत लखनवी अमानत की इंदर सभा कब तसनीफ़ की गई? ठीक है। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर कि अमानत लखनवी ने एक ड्रामा लिखा था, इंदर सभा। ठीक है। इंदर पढ़ना, इंद्र हिंदी में होता है, इंदर उर्दू में पढ़ा जाता है। तो इंदर सभा इनका ड्रामा है और इन्होंने इसको 1852 में लिखा था। कब लिखा था? 1852 में लिखा था। 1854 में ये स्टेज पर खेला गया और 1855 में ये किताबी शक्ल में शाये हुआ। इशाअत कब हुई? 1855 में लिखा गया। 1852 में, 54 में ये खेला गया स्टेज पर और 55 में इसकी इशाअत हुई थी। इंदर सभा ड्रामा किसने लिखा था? अमानत लखनवी ने। अमानत लखनवी ने ड्रामा लिखा था और ये उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है। बाकायदा कहिए चाहे बाज़ाफ्ता कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा या बाज़ाफ्ता ड्रामा। ठीक है। तो कौन हो गया? इंदर सभा। या उर्दू का पहला अवामी ड्रामा, यानी जो अवाम के लिए था। अवामी ड्रामा इसलिए कहा जाता है, कह सकते हैं कि दरअसल ये था कि अमानत लखनवी जो है ये वाजिद अली शाह के दौर के शायर थे। अमानत लखनवी क्या था? ये वाजिद अली शाह के दौर के शायर थे। तो वाजिद अली शाह ने भी ड्रामा लिखा था, राधा कन्हैया, रहस है रहस। तो राधा कन्हैया के नाम से वाजिद अली शाह ने ड्रामा लिखा था और उस ड्रामे को वो चार दीवारी, वो जो किला था लखनऊ में जहाँ वो रहते थे, जहाँ वाजिद अली शाह रहते थे, वो उसी की चार दीवारी तक कैद था। आवाम के लिए नहीं था, वो ख़ास लोगों के लिए था। ठीक है। लेकिन जब अमानत लखनवी ने इंदर सभा लिखी तो वो जो है सबके लिए था। वो लखनऊ के कैसर बाग में खेला जाता था। कहाँ खेला जाता था? खेला गया सबसे पहले कैसर बाग में। तो लखनऊ के कैसर बाग में सबसे पहले वो अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सभा खेला गया। ठीक है। तो सभी आवाम ने देखा तो उसको अवामी ड्रामा कहा जाता है और बाकायदा ड्रामा या बाज़ाब्ता ड्रामा भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये बात है। तो जब अमानत लखनवी ने इंदर सभा लिखी तो किसकी फरमाइश पर लिखी थी? एक है आबिद अली इबादत। क्या नाम है? आबिद अली इबादत। आबिद अली इबादत की फरमाइश पर उन्होंने लिखा है। क्लियर है ना। तो अमानत लखनवी ने इंदर सभा कब लिखी है? अब सवाल ऑप्शन पे आइए। तो 1825, 1890, 1801, 1853। सबसे करीबी ऑप्शन जो है 1853 है। लेकिन ये तसनीफ़ पूछा, ये 1852 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अब सवाल में किस हिसाब से पूछा गया है, 53 पूछ लिया है। लेकिन अब इतना ज़्यादा गैप है, 1825, 1890, 1801, 1853, तो एक साल का फ़र्क है। तो इसमें जो है समझ आ गया ना। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि 1852 में लिखा गया, 1854 में खेला गया, 1855 में ये शाये हुआ। क्लियर है ना। तो अमानत लखनवी
अमानत लखनवी ने एक ड्रामा लिखा था इंदर सभा, कब लिखा था? 1852। कब खेला गया? 1854। कब शाये हुआ? 1855। किसके दौर में लिखा था? वाजिद अली शाह के दौर में। किसकी फरमाइश पर लिखा था? आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। अमानत लखनवी ने जब ड्रामा लिखा तो सबसे पहले वो कहाँ खेला गया? तो लखनऊ के कैसर बाग में खेला गया। ठीक है। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा इंदर सभा। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा इंदर सभा। उर्दू का पहला अवामी ड्रामा इंदर सभा। समझ आ गया ना? तो ये इंदर सभा की बात हो रही थी। उसमें जो है 8 किरदार हैं और 4 परियां हैं, और पोखराज परी, नीलम परी, लाल परी, ठीक है, इस तरीके से हैं। और उसमें काला देव, लाल देव, गुलफाम शहज़ादा रहता है। तो ये जो है अमानत लखनवी की इंदर सभा के बारे में बात हो गई। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? ये सवाल एक बार और आ चुका है, इसके बारे में बात हो चुकी है कि अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? सर सैयद। अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद। और ये अलीगढ़ की तहरीक का ज़माना कब से कब तक है, यानी ये तहरीक कब से कब तक चलती है? तो ये तहरीक शुरू होती है 1857 की गदर से, क्योंकि 1857 की गदर में जब मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया तो इन सब सारी चीज़ों को जो है सर सैयद ने अपनी आँखों से देखा, और अपनी आँखों से देखा तो उन्होंने वहीं से समझ लीजिए इस तहरीक ने जन्म लिया। तो 1857 से इसकी शुरुआत होती है। कब से? 1857। कब तक होती है? तो सर सैयद का इंतकाल जो 1898 में हो जाता है, यानी 2 साल के बाद जो है 1900 आ जाता है। 1898 जब इंतकाल हो जाएगा तो 2 साल के बाद 1900, ये माना जाता है इसका ज़माना। 1857 से लेकर के 1900 तक का जो ज़माना है वो अलीगढ़ तहरीक का ज़माना, या सर सैयद तहरीक कहिए या अलीगढ़ तहरीक कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर है ना? तो ये अलीगढ़ तहरीक के बारे में बात हो चुकी है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। किस शायर ने शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है? उर्दू अदब को शाहीन का इस्तिआरा किसने दिया? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने जो है इंसान को शाहीन कहा है, ठीक है, और शाहीन का इस्तिआरा अता किया है। नहीं, उनका शेर है कि नहीं तेरा नसीमन किसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये अल्लामा इकबाल ने उर्दू अदब में जो है सबसे पहले शाहीन का इस्तिआरा अता किया। इसके अलावा इन्होंने अपनी शायरी में जो है सनात तलमीह का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। सनात तलमीह का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसने किया है? ये किया है अल्लामा इकबाल ने। समझ में आ गया ना? तो ये अल्लामा इकबाल की बात हो रही थी। और आगे देखिए अगले सवाल की तरफ। शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किस नावल निगार ने बड़े खूबसूरती से किया है? बहुत खूबसूरती से किया है। तो शऊर की रौ जो नावल है, ये 2 नावल इस तरीके से बहुत मशहूर हैं। एक हैं आग का दरिया, और एक और कौन है? एक लंदन की एक रात हो गया। तो आग का दरिया किसने लिखा है? कुर्रतुलैन हैदर ने। कुर्रतुलैन हैदर ने एक नावल लिखा है आग का दरिया, और इसमें शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये नावल लिखा गया 1962 में। कब लिखा गया? ये नावल लिखा गया है 1962 में। और शऊर की रौ के माने होता है ख़यालात का बहाव। शऊर की रौ के माने होता है ख़यालात का बहाव, यानी सोच का बहाव। यानी कोई चीज़ आपने देखा, अब उसको देख करके आप उसके बारे में सोचने लगे। मान लीजिए कोई जा रहा है, आपने उसको देखा, अब वो तो चला गया, अब उसके बारे में आप सोच रहे हैं, हाँ यहाँ गया होगा, ये किया होगा, वो किया हो गया होगा, ठीक, तमाम मतलब आपका ख्याल बह रहा है, आप खाली सोच रहे हैं। तो इसमें यही होता है, शऊर की रौ माने होता है ख़यालात का बहाव। तो इसमें यही है, लंदन की एक रात हो जाए, या कुर्रतुलैन हैदर ने जो नावल लिखा आग का दरिया, इसमें ये सारी बातें वही है, सोच का बहाव है। ठीक है, तो ये 1962 में लिखा गया नावल है। इसके अलावा इस नावल में टी.एस. इलियट की नज़्म को सरनामे के तौर पर पेश किया गया है। टी.एस. इलियट कौन है? एक अंग्रेज़ है, और ये जो है शायर भी है और तनकीद निगार भी है, टी.एस. इलियट। तो इसकी नज़्म को कुर्रतुलैन हैदर ने अपने नावल आग के दरिया में शुरू के जो वरक़ है जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ टी.एस. इलियट की नज़्म को एपिग्राफ के तौर पर, सरनामे के तौर पर वहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये तो बात हो रही थी
इसकी। इसके अलावा जो है कुर्रतुल ऐन हैदर जो लिखती हैं वो आला तबके के लिए लिखती हैं। किसके लिए लिखती हैं? आला तबके के लिए लिखती हैं। आप इस पर चौथाई को देखिए, वो बीच वाले तबके के लिए लिखती हैं, ठीक है, मुतवस्तित तबके के लिए, बीच वाले। और इसी तरीके से आप प्रेमचंद को देखिए, वो निचले तबके के लिए लिखते हैं, गांव के, क्योंकि जो जो जहाँ रहता है उसकी सोसाइटी वैसे बन जाती है। गांव में जो लोग रहेगा तो उसका दिमाग वहीं तक महदूद हो जाता है और वो सारी चीज़ें लिखता है। प्रेमचंद ऐसे लिखते थे। इसी तरीके से इसमें चुगताई भी हैं, वो बीच वाले तबके के लिए लिखती हैं। और ये कुर्रतुल ऐन हैदर हाई फाई सोसाइटी में रहती थी, तो इसी वजह से आला तबके को अपने अफसानों और नावलों में मौजू बनाती हैं, ठीक है। और इनको उर्दू की जेम्स जॉइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेम्स जॉइस। जेम्स जॉइस क्यों कहा जाता है? एक अंग्रेज़ था, एक अंग्रेज़ नावल निगार था, उसका नाम था जेम्स जॉइस। वो जिस तरीके का नावल लिखता था, कुर्रतुल ऐन हैदर भी उसी तरीके का नावल लिखती थी, वही अंदाज, ठीक है। इसी मुनासिबत से कुर्रतुल ऐन हैदर को उर्दू का जेम्स जॉइस कहा जाता है। इसके अलावा कुर्रतुल ऐन हैदर को वर्जीना वोल्फ कहा जाता है। वर्जीना वोल्फ एक अंग्रेज़ नावल निगार थी, आला तबके के लिए वो भी लिखती थी। और उसी मुनासिबत से कुर्रतुल ऐन हैदर को भी उर्दू की वर्जीना वोल्फ कहा जाता है। समझ आ गया ना? तो शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किस नावल में किया गया है? आग का दरिया। आग का दरिया किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। और कुर्रतुल ऐन हैदर ने उसका जो नाम लिया है वो जिगर मुरादाबादी के अशार से लिया है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। और उसमें टी.एस. इलियट की नज़्म को सरनामे के तौर पर पेश किया। ये कब शाया हुआ? 1959 में। और ये किस तबके के लिए लिखती हैं? आला तबके के लिए। उर्दू अदब की जेम्स जॉइस किसे कहा जाता है? उर्दू अदब का जेम्स जॉइस इसको कुर्रतुल ऐन हैदर को। और उर्दू की जो है वर्जीना वोल्फ किसे कहा जाता है? कुर्रतुल ऐन हैदर को। क्लियर हो गया ना? समझ आ गया? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नावल के मुसन्निफ थे? अब्दुल्ला हुसैन ने कौन सा नावल लिखा है? दो गज़ ज़मीं, ये तो अब्दुस समद का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का है। लहू के फूल हयातुल्ला अंसारी। एक लहू के मोल है, वो शकीला अख्तर का है, बिहार की है एक शकीला अख्तर। लहू के मोल वो एक अलग है। उदास नस्ल, ये अब्दुल्ला हुसैन का है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला हुसैन का एक नावल है उदास नस्लें। क्या है? उदास नस्लें। ये लिखा गया 1963 में। कब लिखा गया? 1963 में ये नावल लिखा गया है। और इस नावल में 4 अबवाब हैं। कितने अबवाब? 4 अबवाब, 4 बाब हैं। और इस नावल में 3 नस्लों की कहानी बयान की गई है। कितने नस्लों की? 3। पाकिस्तान में रहकर ये नावल लिखा गया है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है नावल। और इसमें कहाँ की ज़िंदगी को बयान किया गया है? पंजाब की देही ज़िंदगी, पंजाब की देहात की ज़िंदगी को इसमें मौजू बनाया गया है। समझ में आ गया ना? और इस नावल पर पाकिस्तान में आदम जी का अवार्ड मिला था। अब्दुल्ला हुसैन को जो है आदम जी का अवार्ड मिला था। आदम जी अवार्ड मतलब जैसे हिंदुस्तान में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, उसी तरीके से वहाँ आदम जी का इक्वल है। मतलब कि वहाँ आदम जी और यहाँ साहित्य अकादमी दोनों जो है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये आदम जी का अवार्ड मिला। इसमें नईम और अज़रा इसके मरकज़ी किरदार हैं। क्या क्या है? नईम है एक, और एक है अज़रा, इसके मरकज़ी किरदार है। समझ आ गया ना? तो अब्दुल्ला हुसैन ने कौन सा नावल लिखा है? उदास नस्ल है। कब लिखा गया? 1963। और कितने बाब में है? 4। कितने नस्लों कहानी? 3। कहाँ की ज़िंदगी को बयान किया गया? पंजाब की देही। कौन सा इनाम मिला इनको? 1963 में ही आदम जी का अवार्ड मिला। नईम और अज़रा किस नावल किरदार हैं? तो ये उदास नस्लें के किरदार हैं। समझ आ गया ना? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। किस नावल निगार ने ज़्यादातर इस्लाही नावल लिखे हैं? किस नावल निगार ने ज़्यादातर इस्लाही नावल लिखे हैं? तो किसने लिखा है इस्लाही नावल? रुसवा, नज़ीर अहमद, शरर और सालिहा आबिद हुसैन। तो ये मौलवी नज़ीर अहमद ने इस्लाही नावल लिखे हैं। आप तौबतुन नसूह देखिए, मरातुल उरूज देखिए, बनातुन नात देखिए, सारे नावल जो है इनके जो है इस्लाही होते हैं। और इस्लाही नावल की लिखने की शुरुआत भी मौलवी नज़ीर अहमद ने की। इसी वजह से, और उर्दू के पहले नावल निगार भी हैं,
तो इस्लाही नावल का बाबा आदम कहा जाता है इनको, और उर्दू नावल का बाबा आदम कहा जाता है। बाबा आदम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। जैसे वली को शुमाली हिंद में सबसे पहले वली पहला नाम आता है, इसी वजह से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में वली को कहा कि उर्दू के वो जो है उर्दू शायरी का बाबा आदम वली को कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इसी तरीके से इनको भी कहा जाता है। समझ आ गया ना। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? किस नावल में एक रात की कहानी पेश की गई है? आखिर शब के हम सफ़र, गुरेज, लंदन की एक रात, ज़िद्दी। ये देखिए लंदन की एक रात, लंदन की एक रात ये शाम के 6 बजे से शुरू होती है, सुबह को फीकी रोशनी पे ख़त्म हो जाती है। एक रात की कहानी बयान की गई है, लंदन की एक रात, लंदन की एक रात। और ये कब लिखी गई? 1939। ये नावल कब लिखा गया? 1939। किसने लिखा? सज्जाद ज़हीर ने। किसने लिखा है? सज्जाद ज़हीर। तरक्की पसंद तहरीक का बानी कौन है? सज्जाद ज़हीर। तरक्की पसंद तहरीक का बानी कौन? सज्जाद ज़हीर। और इन्होंने एक नावल 1939 में लिखा है, लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो नावल कितने बाब में है? 7 बाब। कितने बाब? 7 बाब में ये है। इसमें भी शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इसमें जो किरदार हैं, एहसान है, शीला ग्रीन, आज़म, आरिफ, उसमें 2 अंग्रेज़ी मज़दूर रहते हैं, उनका नाम रहता है टॉम एंड जम। टॉम एंड जम, ये दोनों उसके अंग्रेज़ी मज़दूर हैं। समझ आ गया ना। तो किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी बयान की गई है? किसमें? लंदन की एक रात। इसमें शऊर की रौ तकनीक। कब लिखा गया? 1939। किसने लिखा? सज्जाद ज़हीर ने। तरक्की पसंद तहरीक का बानी सज्जाद ज़हीर। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद एहतेशाम हुसैन। एहतेशाम हुसैन का जानसीन डॉक्टर मोहम्मद हसन। समझ गया ना। इसके अलावा जो है इस नावल में कितने बाब हैं? 7 अबवाब हैं। लंदन की एक रात में कितने अबवाब हैं? 7 अबवाब में। समझ आ गया ना।